उसके पॉइंट्स एमसीक्यूज नहीं है, उसके पॉइंट्स में सारे साथ में है, वो आप लोगों को बताता रहूंगा कि ये पॉइंट वहां पे आ चुका है। अच्छा जी, इस तरह से है कि लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि ये मेरे पास डायफ्राम है, यहाँ तक, यहाँ पे हमारे पास चेस्ट और ये एब्डोमेन है, ठीक। जी, सो एब्डोमेन की जो लेटरल एरियाज होते हैं हमारे पास फ्लैंक्स है, सेंटर में हमारे पास सेंट्रल एरिया, और सेंटर में हमारे पास जो मसल है वो रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, बायलेटरली दोनों साइड से। और यहाँ पे जितने हमारे पास मसल्स होते हैं ना, मसल्स यहाँ पे वो इंटीरियर मसल्स एब्डोमेन के बनाते हैं, जिसमें एक्सटर्नल, वो क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ये सारे मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ये जो स्कीमेटिक डायग्राम का है वो इसलिए ड्रॉ करना चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास एब्डोमेन है, ठीक है, ऊपर चेस्ट की, ये मेरे पास थोरेसिक पोर्शन है। मैं यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर है वो लेके आना चाहता हूँ, ठीक है, एब्डोमेन ताकि हमारी कंटिन्यूएशन हो। लेकिन जो आज का हमारा पॉइंट है, यहाँ से मैं सिर्फ कुछ नर्व्स और एक आर्टरी लेके आना चाहता हूँ। हमने एक आर्टरी पढ़ी थी कि जी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमने पढ़ी थी, और फिर हमने कहा था कि जी ये हमारे पास डिवाइड होती है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी दे रहे हैं, और फिर हमारे पास नीचे जाके हमारे पास एक आर्टरी में आ जाती है, उसको हम सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी उसको कहते हैं। एनाटॉमी का एक उसूल है कि अगर आप सुपीरियर का वर्ड इस्तेमाल करें तो आप इंफीरियर ढूंढेंगे, वरना आप सुपीरियर का इस्तेमाल ना करें। लेटरल क्या करते हैं तो मीडियल आप ढूंढेंगे, ठीक, एनाटॉमी का ये। सो ये वाली आर्टरी मुझे यहाँ इंपॉर्टेंट जरूरी है मुझे। दूसरा हमने इंटरकोस्टल आर्टरीज पढ़ी थी, इंटरकोस्टल आर्टरीज पढ़ी थी, हमने कहा था कि पोस्टीरियर से हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा की तरफ से आते हैं, और इंटीरियर से हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल इंटरनल थोरेसिक से जाती हैं, ठीक। जो लास्ट टू है वो भी हमारे पास एब्डोमेन में आ जाती है, ठीक। और यहाँ से जहाँ पे मेरे पास एओर्टा है और एओर्टा को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक में, सो उसमें से जो एक्सटर्नल इलियक है दो आर्टरीज यहाँ से आती है। एक ये जो प्लैंक है इसको सप्लाई करते हैं, एक मेरे पास सुप्राप्यूबिक रीजन को सप्लाई करते हैं। अच्छा जी, सो मैं ये कह रहा हूं कि जी मेरे पास 3 किस्म के मसल्स है जो कि इंटीरियर लेटरल पोर्शन बना रहे हैं, ठीक, जो कि इंटीरियर लेटरल पोर्शन बना रहे हैं, और उसके ऑरिजिन इंसर्शंस आप प्लीज खुद देख लीजिएगा। सो जो मसल्स आ रहे थे इंटीरियर लेटरल से, लेटरल इंटीरियर लेटरल इस तरह से आते हैं। जब ये मसल हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन में आ जाते हैं, वहां से ये मसल की टेंडन शुरू हो जाती है, सॉरी लिगामेंट शुरू हो जाती है। वो जो लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, हमारे पास टाइप होते हैं, राउंड लिगामेंट, ये फला डिमका लिगामेंट, लेकिन एब्डोमेन के अंदर ये लिगामेंट हमारे पास फ्लैट शेप में होते हैं, ठीक, फैल जाते हैं, एक लेयर की तरह फैल जाते हैं। ऐसे लिगामेंट को हम कहते हैं एपोनेुरोसिस। अब ये एपोनेुरोसिस याद रख लेना कि ये एपोनेुरोसिस आगे रेक्टस एब्डोमिनस के ऊपर स्प्लिट कर जाते हैं कि एक लेयर उसका ऊपर की तरफ से आता है, दूसरा लेयर उसका पीछे की तरफ से आता है। सो ये जो मेरी एनाटॉमी है कि मैं पीछे से आता हूँ और इंटीरियर में जाता हूँ, और इंटीरियर में जाके मैंने इसको, अगर पोस्टीरियर का मुझे पता नहीं है तो इंटीरियर में मैं रटे ही मारूंगा, ठीक। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ कि ये वाला पिक्चर, सपोज these are the muscles, अच्छा, ये मेरे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, ये मेरे पास यहाँ पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, और बीच में इसके पीछे हमारे पास एक मसल है जिसको ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल कहते हैं। ये जो स्ट्रिप वाइज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये मेरे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है। ये स्ट्रिप्स इसके अंदर क्यों आए, इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, जो इंटीरियर का पोर्शन है, जो ये वाला इंटीरियर का पोर्शन है, सेंट्रल इंटीरियर पोर्शन, इस पूरे को सप्लाई करते हैं 2 आर्टरी जो मैंने सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, अच्छा ये एमसीक्यूज है। जो सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस या अपर पोर्शन ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस को अगर कोई सप्लाई कर रहा है,
तो हमारे पास सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक है विच इज द ब्रांच ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। नीचे से भी हमारे पास यहाँ से एक आर्टरी जाती है जो कि यहाँ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया कि हमारे पास एओर्टा है और एओर्टा हमारे पास डिवाइड हो चुका है। इंटरनल इलियक आ जाती है और एक्सटर्नल इलियक आ जाती है। एक्सटर्नल हमारे पास फिर फ्यूमोरल में आ जाती है। ये जो एक्सटर्नल इलियक है ये हमारे पास एक ब्रांच सेंट्रल की तरफ दे रही है, एक पेरिफेरल की तरफ दे रही है। जो सेंट्रल की तरफ ब्रांच दे रहे हैं उसको हम कहते हैं कि जी इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक। अगर ये सुपीरियर से आ रही है तो ये यहाँ से इंफीरियर से जाती है, ठीक। और जो लेटरल में हमारे पास है उसका नाम है डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, जो कि दोनों कहां से ओरिजिन का, अगेन एमसीक्यूज आपके पॉइंट्स का है कि दोनों का यहाँ पे हमारे पास जी जी सुपीरियर इंफीरियर में एनास्टोमोसिस होती है जी, बिल्कुल। अच्छा जी, सो यहाँ पे डीप हमारे पास है, लेकिन आप लोगों ने ये चीजें याद रखनी है कि ये किसका ब्रांच है। और अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा, पहले इस चीज के ऊपर बात कर लूं कि ये जो फ्लैंक साइड है ना, फ्लैंक साइड, इसको 3 आर्टरी सप्लाई करे, 3 किस्म की आर्टरीज। एक इंटरकॉस्टल आर्टरीज जो लोअर 2 है, फिर हमारे पास जो एओर्टा है उसके 4 ब्रांचेस। एओर्टा के हमारे पास किस ब्रांचेस है? एओर्टा के हमारे पास इंटीरियर या सिंगल वेस्टर्नल ब्रांचेस जो कि हमारे पास 3 है, सीलियक ट्रंक है और सुपीरियर मेसेंट्री, इंफीरियर मेसेंट्री। फिर लेटरल ब्रांचेस है लंबर रीजन में, फिर पोस्टीरियर ब्रांचेस भी है। सो हम लेटरल की अगर बात कर ले तो ये लंबर आर्टरीज और ये 4 इन नंबर होते हैं। सो लेटरल में हमारे पास ये भी सप्लाई कर रहे हैं और एक इंफीरियर से डीप सर्कमफ्लेक्स एक्सटर्नल इलियक सप्लाई करते हैं। डीप सर्कमफ्लेक्स का हमारे पास 2 दफा एक पेपर में 2 एमसीक्यूज आए थे। वो क्या था? ये जो डीप है ये आई कहाँ से? एक्सटर्नल इलियक से आई है। दूसरा, हम यहाँ पे एक ऑपरेशन कर रहे हैं जो मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर अपेंडिक्स का अपेंडेक्टमी करते हैं। वो ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर अपेंडेक्टमी आप कर रहे हैं और उसमें ब्लीडिंग आ गई तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? तो ये हमारे पास ये वाली आर्टरी इन्वॉल्व है जो जिसको हम कहते हैं डीप सर्कमफ्लेक्स इंटरनल इलियक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। और अगर यहाँ मैं डीप कह रहा हूँ तो यहाँ सुपरफिशियल भी होगी जो कि फीमोरल आर्टरी से निकलती है। वो बात की बात है, वो जब हम फीमोरल आर्टरी करेंगे तब दूसरे करेंगे। नर्व सप्लाई, ये जितना भी आपको मसल नजर आ रहे हैं, ये जितने भी आप लोगों को मसल नजर आ रहे हैं, इनको थोरेसिक नर्व सप्लाई करते हैं। कौन से वाले? लोअर 6 जितनी भी है, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 या सब कॉस्टल हम उसको कहते हैं। सो 5 इंटरकॉस्टल, लास्ट वन सब कॉस्टल, ये याद रख लेना। 5 इंटरकॉस्टल एंड लास्ट वन सब कॉस्टल। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो 5 इंटरकॉस्टल जो लोअर 5 है ये कहाँ से और इराइज कहाँ से करते? इराइज नहीं, थोरेक्स से निकलते कहाँ पे? मैंने कहा था कि जी यहाँ पे हमारे पास एक वो है रिब है और रिब हमारे पास कार्टिलेज है, फिर जिफाइट के स्टर्नम है। सो ये इस कार्टिलेज के पीछे से निकलते हैं और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में फैल जाते हैं, वहां से सेंसेशन लेके जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ लोअर 6 इंटरकॉस्टल नर्व्स प्लस L1 भी याद रख लेना कि L1 के 2 फाइबर्स होते हैं, एक इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड एक इलियो इनग्वाइनल। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इनग्वाइनल, ये 2 नर्व्स याद रखिए, ये भी हमारे पास एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करते हैं। कल मैंने शायद, मुझे पता नहीं है कि मैंने ऐसा सही बोला है या सही नहीं बोला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अगर सही भी बोला तो दोबारा सुने। मैंने यहाँ पे एक आर्टरी का जिक्र किया कि डीप सर्कमफ्लेक्स एक्सटर्नल इलियक आर्टरी मैकबर्नी पॉइंट के ऊपर इंसिजन के दौरान वो डैमेज हो सकती है। अगर नर्व का पूछे तो वो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है। अगर मैंने इलियो हाइपोगैस्ट्रिक बोला है तो ठीक है, अगर मैंने कोई इलियो इनग्वाइनल बोला है तो वो फिर ठीक नहीं है, वो करेक्ट कर ले। तो ये हमारे पास इलियो हाइपोगैस्ट्रिक है। यहाँ तक क्लियर है? जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है जी। जी सर, मुझे
04 की मुझे आवाज नहीं आ रही, अगर कुछ बोलना चाहते हैं। ठीक है सर, आगे डॉक्टर हार्मो जी, आपने अभी तक यही बताया ना कि जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांच है, एक वो सप्लाई करती है, और डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी है जो एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है, वो सप्लाई करती है। इसकी सप्लाईज बताइए रेक्टस एब्डोमिनस के लिए। हाँ, रेक्टस एब्डोमिनस की दो वो थी कि अगर रेक्टस एब्डोमिनस की सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर सप्लाई कर रही है, इंफीरियर हमारे पास नीचे से सप्लाई कर रही है, दोनों एनास्टोमोस करते हैं नीचे मिडिल में। फिर फ्लैंक की मैंने बात की कि फ्लैंक में हमारे पास 4 आर्टरी होते हैं, इंटरकोस्टल आर्टरीज 2 होती है, 4 लंबर होती है और एक डीप सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, डीप सर्कमफ्लेक्स एक्सटर्नल आर्टरी होती है। फिर मैंने नर्व्स की बात की, ये हमारे पास नर्व जो है वो इंटरकोस्टल नर्व्स होते हैं, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व जो कोस्टल वो है उसके पीछे से जो कार्टिलेज है उसके पीछे से आते हैं और यहाँ पे स्प्रेड हो जाते हैं। और एक L1 की मैंने बात की, L1 में हमारे पास 2 नर्व्स है, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इन्ग्वाइनल की मैंने बात की। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, अब हमने वो ये काम किया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्कीमेटिक में कह दूं कि जी अगर मैं आप लोगों से अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरे पास इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी कि स्किन है, ये मेरे पास स्किन है, ये मैं इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, ठीक है। सो मैंने केविटी में जाना है, मैं ये लेट्स सपोज कहता हूं कि इसके बाद मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये मेरे पास पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम और ये मेरे पास इंटेस्टाइन वगैरह है, ठीक है। सो अगर मैं स्किन से जा रहा हूं तो स्किन के बाद मेरे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसको मैं फेशिया कहता हूँ, सुपरफिशियल फेशिया, जिसको मैं डिवाइड करता हूँ सुपरफिशियल फेशिया और फिर दूसरा मेम्ब्रेनस फेशिया, ठीक है, फैटी लेयर और मेम्ब्रेनस लेयर। फिर मेरे पास एक मसल आता है, इसको एक्सटर्नल एब्डोमिनस मैं कहता हूँ, एक्सटर्नल एब्डोमिनस मसल, ओब्लिक एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल। फिर मेरे पास इंटरनल ओब्लिक आ जाती है। फिर मेरे पास रेक्टस, अच्छा फिर मेरे पास अच्छा फेशिया आ गया, फेशिया बाद एक्सटर्नल ओब्लिक आ गया, इंटरनल ओब्लिक आ गया, फिर मेरे पास आ गया ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल। ट्रांसवर्स के बाद मेरे पास एक फेशिया आता है जिसको मैं कहता हूँ फेशिया ट्रांसवर्सेलिस। ये मैं डायग्राम इसलिए ड्रॉ करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को ये एक सीक्वेंस बताऊं कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या, स्किन है, फेशिया है, इसमें फैटी या सुपरफिशियल और मेम्ब्रेनस, और फिर हमारे पास एक है एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और फेशिया ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और फेशिया ट्रांसवर्सेलिस, पेरिटोनियम। इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर विसरा है हमारे पास। सो ये वाला जो है ये मैं स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करता हूँ आप लोगों के सामने कि मैं एक टेस्टिस को लेके आना चाहता हूँ। मैंने इंग्वाइनल कैनाल ड्रॉ करना है, इंग्वाइनल कैनाल मैंने बनाना है और उसके सारे कॉन्टेक्स्ट मैंने आप लोगों के सामने, टेस्टिस को मैंने स्क्रोटम में लेके आना है। सो बड़ी तो यहाँ पे टेस्टिस है और टेस्टिस के पास सारी चीजें जो आर्टरी, नर्व, वेन वगैरह सब कुछ है, इस समेत मैं इसको लेके आना चाहता हूँ यहाँ पे। सो वो कौन कौन से लेयर्स क्रॉस करके आएंगे, पिक्चर से हम करते हैं कि मेरे पास उसकी पिक्चर है जैसे। अच्छा जी, ये एक्चुअली हर्निया का पिक्चर है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे सारे लेयर्स मेरे सामने अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये पिक्चर मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ कि सबसे पहली चीज तो याद रखना कि जो हमारे पास जो डीप इंग्वाइनल रिंग है वो हमारे पास, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो इंग्वाइनल कनाल है, इंग्वाइनल कनाल दैट इज पैरेलल टू द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक, ये एक एमसीक्यूज है। दूसरा जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है दैट इज ओवल शेप, दूसरा। तीसरा हमारे पास जो डीप इंग्वाइनल रिंग है दैट इज 0.5 इंच अबव द मिड इंग्वाइनल लिगामेंट, ये 3 एमसीक्यूज हो गए। चौथा हमारे पास जो आउटर जो एक्सटर्नल ओपनिंग है या जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है दैट इज ट्रायंगुलर।
पांचवा, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों ने अगर ये वाली बोन पढ़ी होगी, ये जो बोन है, अच्छा आप लोगों ने पढ़ी होगी, हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस का फिर हमने इस तरह से एक ड्रॉ किया था, सुपीरियर रेमस था, और एक इसका ड्रॉ किया था इंफीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस का हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ट्यूबरसल ड्रॉ किया था कि जी हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरसल है। सो ये जो ओपनिंग है दैट इज मीडियल टू, मैं ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, मीडियल एंड सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरसल। ठीक है, ये वर्ड आप लोग इस जहन में बैठ बिठाले, और ये एमसीक्यूज है कि हमारे पास जो इंग्वाइनल हर्निया है, या जो हर्निया भी जोड़ा, ये जो ओरिफिस है एक्सटर्नल ओरिफिस दैट इज मीडियल एंड सुपीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरसल। और जो हमने उसका फ्यूमरल का पढ़ा था कि हमारे पास लेटरल एंड इंफीरियर टू द प्यूबिक ट्यूबरसल, हमने लेट्स सपोज यहाँ पे ट्यूबरसल है, सो लेटरल भी है एंड इंफीरियर भी है। ठीक, लेटरल एंड इंफीरियर वो हमारे पास फ्यूमरल था। अच्छा जी, ये सारे जितने भी मैंने बताए सारे एमसीक्यूज आ चुके हैं। अब मैं अंदर से बाहर आ रहा हूँ। ये मेरे पास देखो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम को खैर छोड़ें अभी, ये मेरे पास फेशिया ट्रांसवर्सेलिस है, ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, ये इंटरनल एब्डोमिनस है ओब्लिक है, और ये मेरे पास एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक है। ठीक, ये जो टेस्टिस है जब यहाँ से निकल रही है, इसके पीछे आर्टरी वेन्स वगैरह सब कुछ है। अब ये जो मैं किनाल बना रहा हूँ, ये किनाल का मतलब ये कि कुछ चीजें आ रही है, कुछ जा रही है, जैसे आर्टरी साथ लेके आ रही है और वेन भी आ रही है, लेकिन वेनस से जो फंक्शन है वो तो वापस जाने का है। ये जो टेस्टिस अब फेशियल ट्रांसवर्सेलिस को ब्रीच करेगा, तो इसमें एक वीक पोर्शन के ऊपर एक ओपनिंग बनाएगा, और वो ओपनिंग जो होगी वो जब ओपनिंग बनाएगा तो इसके एजेस से अपने साथ कुछ फाइबर्स लेके आएगा फेशियल ट्रांसवर्सेलिस से। सो वो जो फाइबर्स होंगे वो सर्कमफ्रेंशियल होंगे, जो फाइबर्स होंगे वो सर्कमफ्रेंशियल होंगे पूरे ट्यूब के ऊपर, टेस्टिस के ऊपर, और साथ में पूरे जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर होंगे। ये जो फाइबर्स है इसको कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। अब सवाल ये है कि इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसवर्सेलिस फेशिया। ठीक, अब ये जो टेस्टिस है ये आगे आ रही है, यहाँ पे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है, सॉरी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल है। अभी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस सिर्फ उसको रास्ता दे रहे हैं, ठीक है, वो एक आर्क शेप बना रहे हैं और इसके नीचे से गुजर रहे हैं। फिर हमारे पास एक और आर्क आता है जिसको इंटरनल ओब्लिक कहते हैं, और वो भी एक आर्क बना रहे हैं, लेकिन वो आर्क थोड़ा सा छोटा है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और वो भी अपने साथ कुछ फाइबर्स दे रहा है। इंटरनल ओब्लिक भी फाइबर्स दे रहा है, किस चीज को, टेस्टिस को। सो इंटरनल ओब्लिक जो फाइबर्स दे रहे हैं वो लेयर बनाता है क्रीमेस्टेरिक मसल का, क्रीमेस्टेरिक मसल बना रहे हैं इंटरनल ओब्लिक। यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखिए, जो यहाँ पे देखें कि जो इंटरनल ओब्लिक से पास हो रहे हैं तो ये मसल है, ठीक, लेकिन एक्सटर्नल से पास हो रहे हैं तो ये हमारे पास एपोन्यूरोसिस है। सो मसल का फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो फाइबर्स है क्रीमेस्टेरिक वो हमारे पास मस्कुलर है। फिर वहां से अब 2 लेयर्स तो हमारे पास बन गए ये वाले। अब तीसरा लेयर आ रहा है, जब ये एपोन्यूरोसिस, याद रखना, अब यहाँ पे वो नहीं, पीछे ट्रांसवर्सेलिस फेशिया था, फिर हमारे पास मस्कुलर फाइबर्स ऑफ द इंटरनल ओब्लिक थे, तीसरा हमारे पास एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक। सो जब ये एपोन्यूरोसिस से निकलते हैं और यहाँ पे ओपनिंग करते हैं, सो ये अपने साथ कुछ फाइबर्स अगेन लेके जाते हैं, तो वो उस फाइबर्स को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया। अब ये तीनों एमसीक्यूज थे। अब ये तीनों एमसीक्यूज इस तरह से थे कि हमें डेरिवेशन का पता चल गया। अब जितना कुछ एक एक टेस्टिस अपने साथ लेके आ रहा है तो ये कवरिंग उसके ऊपर बनती है, चाहे उसमें लेट्स सपोज स्पर्मेटिक कॉर्ड है, उसमें कंसिस्ट ऑफ इन्फिनिफॉर्म प्लेक्सस है, डक्टस डिफरेंस है, आर्टरी ऑफ द डक्टस डिफरेंस है, उस पे क्या कहते हैं स्पर्मेटिक आर्टरी है या गोनेडल आर्टरी या जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, सब कुछ इसके अंदर है, कंसिस्ट ऑफ, और कंबाइन हम कहते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, यहाँ तक क्लियर है?
डॉक्टर हारून, ये वाली बात जो टेस्टिस ऊपर से नीचे तक लेयर्स लेकर आई, ये बस एक जल्दी से बस रिपीट कर दें एक दफा, जो पॉइंट्स मिस हुए तो वो कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास टेस्टिस पड़ी है और इसके साथ अपने अपने सारे वो नर्व आर्टरी वगैरह है। पहले हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सलस है, तो कुछ फाइबर्स अपने ट्रांसवर्सलस फेशिया से लेके आ जाते हैं और यहाँ से जब ट्रांसवर्सलस फेशिया से फाइबर्स है तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आ गया। फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, वहां से चले गए तो उसने सिर्फ रास्ता दिया है। फिर हमारे पास एक मसल है जिसको इंटरनल ओब्लिक हम कहते हैं, जब ये यहाँ से निकल के जाती है इसके भी फाइबर्स अपने साथ लेके जाते हैं इंटरनल ओब्लिक से, और इंटरनल ओब्लिक इसको क्रीमेस्टेरिक मसल बना के दे रहे हैं, वो भी कवरिंग है। फिर एपोन्यूरोसिस, मैं यहाँ पे डबल लेयर कर रहा हूँ कि ये मेरे पास एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक। सो जब ये एक्सटर्नल ओब्लिक जाता है और यहाँ से पास हो रहा है, और जब यहाँ से पास हो रहा है तो इसकी भी फाइबर्स लेके जाता है और ये हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक यानी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बन गया। सो ये लेयर्स जिससे हमारे पास आ रहे थे, ये वो वाले लेयर्स हमारे पास आ गए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम उसके ऊपर, हर्निया के ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, ठीक। और फिर यहाँ मैंने एक बात की कि हमारे पास सेंट्रल में एक एब्डोमिनल एओर्टा आता है, डिवाइड हो जाता है, और इंटरनल इलियक और एक्सटर्नल, और फिर एक्सटर्नल का मैंने कहा था कि हमारे पास एक आर्टरी दे रहा है, उसको हमने इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का नाम दिया था, ठीक। और ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है ना, ये मेरे पास स्ट्रक्चर है इंग्वाइनल लिगामेंट, और यहाँ से मैं एक आर्टरी लेके जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास ये आर्टरी जा रही है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक। इस ट्रायंगल को कहते हैं हेज़लबैक ट्रायंगल, जिसकी बाउंड्रीज क्या है, लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस मसल। लेटरल बॉर्डर अगर मैं कह दूं कि मीडियली, ये मीडियल है, ये लेटरल या इंफीरियर है, तो मेरे पास मोर प्रिसाइजली लेटरल बॉर्डर ऑफ द रेक्टस मसल है। ये मेरे पास लेटरल, हमारे पास कौन सी चीज है, एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, और इंफीरियर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है, लिगामेंट, ठीक। अब जो है स्ट्रक्चर क्या है कि अगर हमारे पास इस हेज़लबैक के अंदर से कोई हर्निया हो रहा है, तो वो हमारे पास डायरेक्ट है, और अगर बाहर से आ रहा है तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनी है इंग्वाइनल कैनाल का जो स्ट्रक्चर बना है वो इस तरह से बना हुआ है कि ऐसे पास हुआ है। सो डीप इंग्वाइनल रिंग जो है वो हमारे पास लेटरल पड़ा हुआ है। डीप इंग्वाइनल रिंग हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से लेटरल में पड़ा हुआ है। सो अगर ये भी एमसीक्यूज है कि डीप इंग्वाइनल जो वो है, क्या कहते हैं, डीप इंग्वाइनल क्या कहते हैं, orifice या ओपनिंग है, that is located lateral to the epigastric vessel। या डायरेक्ट इंग्वाइनल जो हर्निया है, या डायरेक्ट इंग्वाइनल जहां से पास होता है वो मीडियल है टू द एपिगैस्ट्रिक वेसल, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल। सो एक तो डिफरेंस कर ले कि हमारे पास जो इनडायरेक्ट निकलता है वो थ्रू द डीप इंग्वाइनल रिंग जाता है, ठीक। जो हमारे पास इनडायरेक्ट निकलता है वो थ्रू द इंग्वाइनल लिगामेंट जाता है। सो इंग्वाइनल कैनाल, ये हमारे पास जो है ये इनडायरेक्ट है, सॉरी ये इनडायरेक्ट है, यस इनडायरेक्ट, ठीक। इनडायरेक्ट मींस कि ये हमारे पास प्रॉपर चैनल लेके आया हुआ है, और डायरेक्ट मींस कि यहां से लूप ऑफ द इंटेस्टाइन डायरेक्टली वीक पॉइंट के ऊपर पास होके और पोस्टीरियर लेयर ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल के से पास होके और सुपरफिशियल में ऐसे निकल आए, ठीक। एक दफा दोबारा देखते हैं कि इनडायरेक्ट जो है वो हमारे पास इंग्वाइनल कैनाल से पास होके आते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। और डायरेक्ट जो है वो हमारे पास उससे आते हैं, क्या कहते हैं, डायरेक्टली ब्रीच करते हैं मसल्स को और इस इंग्वाइनल कैनाल को पोस्टीरियर से, और इस एक्सटर्नल ओरिफिस की या सुपरफिशियल इंग्वाइनल जो ओपनिंग है वहां से निकलते हैं। सो ये दो डिफरेंस। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लूं, सो मेरे पास ये रेक्टस एब्डोमिनस है,
यहाँ पे रेक्टस एब्डोमिनस है, और यहाँ मैं अगर ड्रॉ कर लूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास आर्टरी है और यहाँ मेरे पास इंग्वाइनल लिगामेंट है। सो बाहर से जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर से बाहर से जो आ रही है, यानी कि लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल से आ रही है, तो हमारे पास इनडायरेक्ट है थ्रू द ओपनिंग एंड ट्यूब। तो डायरेक्ट यहाँ से ब्रीच कर रही है, जो हमारे पास वेसल्स है, और फिर हमारे पास पोस्टीरियर वॉल ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल, और फिर हमारे पास निकल के इस कैनाल से आउटर जो सुपरफिशियल रिंग पे, तो हमारे पास डायरेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है जी? अच्छा, मैं फिर से, मुझे ना मैसेज, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आता, मुझे व्हाइट बोर्ड ही नजर आता है वहां। अगर आप बोलेंगे तो ठीक है, ना फिर मिस हो जाएगी चीज। अच्छा जी, दूसरी चीज कि यहाँ पे कई एमसीक्यूज इसके ऊपर आ चुके हैं इनडायरेक्ट के ऊपर। अब इनडायरेक्ट ये वाली है, इनडायरेक्ट में कहते कि जो मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल, मेल हमारे पास मोर कॉमन है इन फीमेल, ठीक है। फिर कहते हैं कि जी नहीं, ये चाइल्ड या एडल्ट में, यंग एडल्ट, चाइल्ड प्लस यंग एडल्ट में ये ज्यादा होते हैं। फिर ये कहते हैं कि जी ये ऑन द राइट साइड ज्यादा होते हैं, ठीक। फिर ये इसके अलावा ये कहते हैं कि यहाँ जो सैग बनता है, ये जो सैग बना हुआ है, इसकी जो नेक है वो नैरो होता है, नैरो। सो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है कि हमारे पास मेल में ज्यादा होता है, राइट साइड पे ज्यादा होता है, चाइल्ड उसमें ज्यादा होता है, या एडल्ट जो यंग एडल्ट होते हैं राइट साइड पे होते हैं। और ये हमारे पास जो इसका सैग बन रहा है, इसका जो नेक है वो हमारे पास नैरो होता है। जो डायरेक्ट हर्निया होता है वो दो किस्म के लोगों में होता है, ओल्ड एज या माल नरिश, मसल वीकनिंग वाले होते हैं। फीमेल का भी कह रहे हैं, लेकिन ओल्ड एज में फीमेल का कह रहे हैं, लेकिन वो इतने खास केसेस नहीं होते। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये, जो देखो ना, कहीं पे अगर हम नैरो की बात करते हैं तो वहां पे फिर हम वाइड की भी बात करेंगे। सो यहाँ पे जो इसका नेक होगा ना वो वाइड होगा, ठीक। यहाँ जो नेक होगा वो वाइड होगा। यहाँ तक क्लियर है जी? जी। अच्छा जी, अब आ गई है जी ये हमने रेक्टस शीथ करना है। अब रेक्टस शीथ क्या है? देखो, ये तीनों साइड से मेरे पास मसल्स आ चुके हैं, तीनों साइड से बायलैटरली, तीनों साइड से मेरे पास मसल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एपोन्यूरोसिस है, जो मैंने वहां पे उसमें टेंडन की लिगामेंट की बात की थी। सो ये मेरे पास सारी एपोन्यूरोसिस है। अब ये एपोन्यूरोसिस क्या करता है? ये एपोन्यूरोसिस आगे जाके जो रेक्टस मसल है उसको पकड़ लेते हैं, ठीक। सो जो इंटीरियर वाले हैं वो सारे इंटीरियर जाते हैं, जो पोस्टीरियर वाले हैं यानी कि रेक्टस एब्डोमिनस है वो पोस्टीरियर से पास होते हैं, और ये जो मिडिल वाले हैं ये स्प्लिट होते हैं, मिडिल वाले स्प्लिट होते हैं, उनका एक हिस्सा इंटीरियर में चला जाता है, दूसरा पोस्टीरियर में चला जाता है। अच्छा, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या लीन होते हैं ना, उसमें से आप लोग ये जो ग्रूव्स है, ये आप लोग क्लिफ्स से ये आप लोग को नजर आएंगे। ये जो फ्यूजन है ना, फ्यूजन, ये ऑल द 3 लेयर्स के बीच में नहीं है। ये जो फ्यूजन है ये भी एक एमसीक्यूज है कि ये जो ये जो एक्सटर्नल ओब्लिक है ना, एक्सटर्नल ओब्लिक के जो लेयर्स है ये बरोबर पास हुए हैं, सीधा सीधा एक साइड से लेकर दूसरी साइड से पास हुए हैं। लेकिन जो इंटरनल ओब्लिक है और रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन है। एक्सटर्नल ओब्लिक इसके साथ नहीं है, एक्सटर्नल ओब्लिक फ्रीली पास हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर, ये एनाटॉमी हमारे पास ठीक चल रही है उसके अंदर, लेकिन एक लाइन, एक स्ट्रक्चर आता है, जैसे हमारे पास इलियक बोन है, इलियक बोन,
ठीक है, इलियक बोन का अगर आप लोग इंटीरियर वाला हिस्सा देखें, वहां पे जहाँ पे इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच है और इस इंग्वाइनल लिगामेंट को अटैच है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अब इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन जो है ये हमारे पास यहाँ पे एक इंग्वाइनल लिगामेंट भी अटैच है और यहाँ पे एक मसल है जिसको हम सार्टोरियस कहते हैं, सार्टोरियस कहते हैं, यस, वो भी अटैच है। सो कहने का मतलब ये कि जब इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन आता है इस लेवल के ऊपर ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एब्डोमिनल वॉल, ये एनाटॉमी चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है कि हमारे पास ये होता है कि जितने भी लेयर्स है, चाहे वो मिडिल लेयर का है चाहे वो रेक्टस लेयर का है, वो सारे इंटीरियर की तरफ चले जाते हैं और एक ऐसे आर्क बना लेते हैं, उस आर्क को हम आर्कवेट कहते हैं। वहां पे क्वेश्चंस क्या आते हैं जरा देख लें। ये वाला स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जैसे मैं पीछे से एक ह्यूमन बीइंग के पीछे से खड़ा हूं और मैंने वर्टिब्रल कॉलम और विस्करा सब कुछ निकाला है और मैं पीछे से इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल देख रहा हूं। अच्छा, इसमें आप लोग देखिए यहाँ सारा जो ये मेरे पास रेक्टस मसल है, ये रेक्टस मसल है नीचे तक, यहाँ तक। यहाँ पे देखिए ये आर्कुएट लाइन है और ये आर्कुएट लाइन हमारे पास इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के लेवल के ऊपर है। ठीक, सो यहाँ से सारे जितने लेयर्स थे वो आगे चले गए, लेकिन आप फिर भी कहेंगे ये नजर तो आ रहा है, ये क्या चीज है? ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आते हैं, एक कि बिलो द आर्कुएट लाइन inferior epigastric vessels है, these are covered by the fascia transversalis below the epigastric line, below the arcuate line, inferior epigastric vessels are covered by the fascia transversalis, नंबर एक। दूसरा इसके अंदर एक क्वेश्चन है कि आप वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन करते हैं और ब्लीडिंग आ गई है, सो वो भी हमारे पास इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल है। यहां तक क्लियर है जी? जी, मेल में ज्यादा और फीमेल में कम, और इनडायरेक्ट हर्निया यस। नेरो और वाइड का ये था कि हमारे पास जो सैक है ना, जो उधर से निकलते हैं, जो हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास रिंग है, ये हमारे पास रिंग है एक्सटर्नल और ये बाहर निकला है, यहाँ से एक हमारे पास वो टेस्टिस या वो क्या कहते हैं हर्निया निकलता है। सो हर्निया देखो, जो मैंने इससे मतलब लिया या मैंने जिसके साथ डिस्कस किया वो ये कह रहे हैं कि जी ओल्ड एज में हमारे पास मसल रिलैक्स होते हैं। सो ये जो हमारे पास जो सैक बनता है आउटसाइड ऑफ द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द इंग्वाइनल ओरिफिस जो है, सो वो रिलैक्स होते हैं ओल्ड एज में, मसल रिलैक्स होते हैं कि हमारे पास वाइड पड़ा होता है। लेकिन यंग एज में चूंकि मसल की कंडक्टिविटी यंग होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं कि एंगल उसकी नैरो आ जाती है। अच्छा जी, बाकी क्यों नहीं आ रहे हैं? सेंड तो मैंने किए थे। अच्छा, क्या हालात है? जरा पिक्चर देखो, मैंने सेंड किए थे, गए क्यों नहीं है? इधर चले गए। ये क्या हुई? मैंने इतने ज्यादा वो पिक्चर सेंड किए थे, वो आ ही नहीं रहे। शेयर कर, यहाँ पड़े हैं मेरे पास और यहाँ ऑप्शन ही नहीं आ रहे।
यहाँ सारे पड़े हैं और वो इधर से पता नहीं इधर से ओपन हो तो हो गया, लेकिन मैं लिखा कैसे करूंगा। अच्छा जी, हमने वहां पढ़ा था, मैं ये पिक्चर साथ साथ दिखाता जाऊंगा। वहां हमने पढ़ा, अब हम जी व्हाट्सएप से भी आप एडिट करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत ठीक है, मुश्किल होता है अलग से पढ़ाना। अच्छा जी, ऑर्गन करके और एक ऑर्गन के ऊपर हम बात करें और फिर वो वहां पे हम एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करें। हमने एक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था रेसिक में एसोफेगस, जिसको हमने कहा था कि ये 10 राइट क्रस्ट ऑफ द उसमें निकलता है 10 वर्टिब्रा के ऊपर। और फिर हम ये हमारे पास एक स्टमक है, स्टमक में इस तरह से ड्रॉ कर लो। ये हमारे पास कार्डियक ओपनिंग है, ये पाइलोरस है, ये हमारे पास फंडस है, ठीक है। फिर ये हमारे पास बॉडी आ गई, ये पाइलोरिक एरिया है, पाइलोरिक एंट्रम, और ये पाइलोरिक केनाल है हमारे पास। ये लेसर सेक है, ये वाला लेसर सेक, और ये हमारे पास ग्रेटर सेक है, ठीक। ये हमारे पास ग्रेटर सेक और ये हमारे पास लेसर सेक। अच्छा जी, दो हमारे पास सरफेसेस होते हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, और तो हमारे पास सरफेसेस नहीं आया अभी तक, और मैं इधर से करता हूँ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये अच्छा जी, हमारे पास अब मैं यहाँ से कैसे क्या कहते हैं एडिट किधर गया ये। अच्छा जी, ये मेरे पास है कार्डिक अपने कार्डिक और फेस, और ये मेरे पास पाइलोरस है, और पाइलोरस में ये हमारे पास फंडस है सबसे ऊपर वाला, इसमें सिर्फ गैसेस होती है। और ये मेरे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये मेरे पास क्या कहते हैं ग्रेटर सेक और लेसर सेक, और ये मेरे पास फंडस भी हो गया। ये इंटीरियर सरफेस है और पीछे इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। यहाँ से इतने एमसीक्यूज आते हैं, इतने एमसीक्यूज कि मैं क्या मतलब हद होती है यहाँ पे, और हम मार्क आ जाते हैं कैसे। आर्टेरियल सप्लाई है, ये हमारे पास सीलिएक ट्रंक है जो कि T12 के ऊपर है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है कि सीलिएक ट्रंक हमारे पास T12 के ऊपर है। अब यहाँ से आर्टरीज ऑरिजिन करती है, ठीक है। कौन सी वाली करती है? यहाँ से हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक कर रही है, और साथ में ये लेफ्ट गैस्ट्रिक है, ये स्प्लीनिक है, और ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी है, ठीक। याद रखना हमारे पास लेसर कर्वेचर को कौन सप्लाई कर रहे हैं? राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। एग्जैक्टली, और ये मैंने गलत किया था। राइट एंड लेसर कर्वेचर के ऊपर जो मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर है वो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करे, विच इज डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सीलिएक ट्रंक। और जो राइट साइड के ऊपर लेसर कर्वेचर वहां पे राइट गैस्ट्रिक सप्लाई करे, जो कि ब्रांच और है हेपेटिक आर्टरी के ब्रांच है, ठीक है। सीलिएक ट्रंक का डायरेक्ट ब्रांच नहीं है, नंबर एक। दूसरा कि हमारे पास ये जो फंडस है, सॉरी एक बात कंप्लीट कर लूं, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमारे पास अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर लूं कि मेरे पास एसोफेगस है और एसोफेगस की 3 हिस्से हैं, सो लोअर हिस्से को लोअर थर्ड जो है वहां तक एसोफेगस जा रहा है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जा रही है। अच्छा जी, दूसरी चीज कि हमारे पास ये फंडस है, अब फंडस को सप्लाई कर रहे हैं इनडायरेक्टली सीलिएक ट्रंक कर रहे हैं, लेकिन थ्रू द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ द स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है वो। किस तरह सीलिएक ट्रंक से स्प्लीनिक आर्टरी जाती है? पोस्टीरियर सरफेस के पास, पोस्टीरियर सरफेस पे जाती है और स्प्लीन में एंटर करती है, और वहां पे दो किस्म की आर्टरीज देती है, दो नहीं दो किस्म के। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज जो कि मल्टीपल इन नंबर है, वो फंडस को सप्लाई करते हैं, और एक यहाँ पे एक आर्टरी देते हैं जिसको हम कौन सी वाली एपिप्लोइक राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जिसको हम कहते हैं, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ये दो आर्टरी स्प्लीनिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, ठीक है, इसको ऑरिजिन दे रही है। दूसरी चीज कि हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और उसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी हमारे पास आगे जाके गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी दे रही है, और वो गैस्ट्रोड्यूडिनल पोस्टीरियर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम से पास होके और हमें दो ब्रांचेस दे रहे हैं, एक ड्यूडिनम को जिसको हम सुपीरियर पेरेंकी आर्टरी को ड्यूडिनल आर्टरी कहते हैं, और एक हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देती है। ये ध्यान में डाले कि ये हमारे पास जो ब्रांच है ये लेसर कर्वेचर के ऊपर भी दो आर्टरी है, ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर भी दो आर्टरी है। इनका लिम्फेटिक ड्रेनेज अलग है। यहाँ से लेट सपोज राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है
सो वो यहाँ से स्प्लीनिक लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे हैं, ये वाला जो है यहाँ से गैस्ट्रोड्यूडेनल में जा रही है, ठीक, गैस्ट्रोड्यूडेनल से फिर हेपेटिक से हमारे पास सीलेक्ट रंग में जा रही है। स्टेप्स नहीं भूलना आप लोगों ने। स्टेप्स क्या है, मैं रूम में बैठा हूँ, सो मैं पहले बात अपने रूम का दरवाजा खोलूंगा, फिर मैं अपने लॉन का दरवाजा खोलूंगा, फिर मैं घर के बाहर में, फिर कॉलोनी से बाहर जाऊंगा, ठीक। सो जो लोकल है, आप लोगों ने जैसे यहाँ पे हमारे पास फंडस है, तो फंडस की जो सप्लाई है, स्प्लीनिक नर्व है, सॉरी स्प्लीनिक आर्टरी है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसका इधर से ही जाएगा, नंबर एक। दूसरी चीज कि ये हमारे पास अच्छा एक और कि यहाँ पे एक डीपेस्ट पॉइंट है, मोस्ट, हम कहते हैं ना कि हमारे पास स्टमक में जो वो है क्या कहते हैं अल्सर है, तो लेसर कर्वेचर के ऊपर होता है, लेसर कर्वेचर की भी एग्जैक्टली कहीं पे होता है। लेसर कर्वेचर के हमारे पास यहाँ एक इंसिजोरा ये पॉइंट है, यहाँ पे एक डीपनिंग है, जैसे किसी ने पिंच किया हो यहाँ पे, या किसी ने उंगली ऐसे रखी हुई और डीप किया हो उसको, सो इंसिजोरा एंगुलरिस, और ये इंसिजोरा एंगुलरिस इज द पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर, और दिस इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द क्या कहते हैं उसको स्टमक अल्सर। और आर्टरी यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन्वॉल्व होती है, ब्लीडिंग वहां से जाती है, नंबर एक। दूसरा, अगर पोस्टीरियर वॉल इन्वॉल्व है, तो यहाँ अगर आप लोगों को पता है कि जी पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, सो जो शेडेड एरिया में यहाँ से स्ट्रक्चर जा रही है स्प्लेनिक आर्टरी, सो पोस्टीरियर वॉल में हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी इन्वॉल्व है, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे पास नर्व सप्लाई है, जो हमारे पास नर्व सप्लाई है सिंपैथेटिक नर्व थ्रू सीलियक प्लेक्सिस, लेकिन इसके फाइबर्स किस रूट से जाते हैं, T5 टू T10, इसके फाइबर्स T5 टू T10 के रूट से जाते हैं, प्लस वेगस नर्व, और वेगस नर्व कहाँ तक सप्लाई कर रही है, कहाँ तक सप्लाई करें, या ट्रांसवर्स कॉलम तक, अगर मैं भूल भी जाऊं आप लोगों ने भूलना नहीं, ये ट्रांसवर्स कॉलम तक, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल, सो पहले जो 2/3 प्रॉक्सिमल है यहाँ तक ये सप्लाई करते हैं, जो डिस्टल 1/3 है वहां पे नीचे वाले आ जाते हैं उसको। यहां तक क्लियर है जी? मैं अकेला बैठा था, मुझे आप लोग बात नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, किधर से है यार, अच्छा ये जो यहाँ पे एक वो विनस सिस्टम करते हैं, जो विनस सिस्टम है ये अभी कर लूं या पोर्टल वेन के साथ कर लूं? वो पोर्टल वेन के साथ दोबारा कर लेते हैं। यहाँ तो हमारे पास वेन यहाँ से आ रही है, मैं यहाँ से ब्लू कर रहा हूँ इसको, वेन यहाँ से आ रही है, फिर हमारा ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है और ये राइट गैस्ट्रिक वेन, ये सीधा ड्रेन करते हैं पोर्टल वेन में, ठीक है, ये सीधा जाते हैं, दोनों पोर्टल वेन में जा रहे हैं। फिर हमारे पास ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन स्प्लीनिक वेन में ड्रेन होते हैं, राइट गैस्ट्रिक वेन स्प्लीनिक वेन में ड्रेन होता है। स्प्लीनिक वेन आती है और हमारे पास कहाँ पेंक्रियाज नीचे पड़ा हुआ है, सो पेंक्रियाज के अपर बॉडी के साथ या पोस्टीरियर, जब हम पेंक्रियाज पढ़े एग्जैक्ट मैं वहीं पे बता दूं, लेकिन पेंक्रियाज के मेरे ख्याल से ये पोस्टीरियर पाई जाती है, और वहां पे इसको एक आर्टरी मिल जाती है जिसको इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कहते हैं, और यहाँ पे ये सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ मिलकर एक पोर्टल वेन बना देते हैं, ठीक। सो ये वाली आर्टरीज हमारे पास इधर से जाती है। जो राइट गैस्ट्रिक एपिप्लाइक है वो हमारे पास कहाँ ड्रेन होती है, वैसे कहाँ ड्रेन होनी चाहिए? वैसे तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में ड्रेन होती है। राइट गैस्ट्रो एपिप्लाइक सुपीरियर मेसेंटेरिक, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ सुपीरियर, मैं देख रहा था, मैं भूल चुका था ये कहाँ पे है। सुपीरियर मेसेंटेरिक में ये ड्रेन होती है, सो लिम्फेटिक ड्रेनेज भी इसकी पे सुपीरियर मेसेंटेरिक में जाएगी। जो राइट
ग्रेटर कर्वेचर, जो राइट पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर है, इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ जाएगी? सुपीरियर मेसेंटेरिक में। पता नहीं, सीलियक नोड्स में नहीं जाती वो सीलियक नोड एग्जैक्टली आर्टरी जहाँ से आई है एग्जैक्टली वहाँ जाएगी। वो एक मशहूर वो था ना, क्या कहते हैं उसको, एक इश्तिहार था, जहाँ ममता वहाँ डालता, या जहाँ डालता वहाँ ममता, क्या था? तो जहाँ आर्टरी वहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज। आर्टरी वहाँ पे लिम्फेटिक ड्रेनेज, सही जी। अब हम आते हैं जी ड्यूटेनम के ऊपर। मुझे उधर क्यों नहीं मिल रहे हैं? अच्छा जी, ड्यूटेनम के हमारे पास 4 पार्ट्स होते हैं, और वो 4 पार्ट्स जो है, एक हमारे पास ट्रांसवर्स जो कि L1 के ऊपर पाया जाता है, ये भी एक एमसीक्यूज है, L1 के ऊपर पाया जाता है जो कि ट्रांसवर्स। दूसरा हमारे पास वर्टिकल डिसेंडिंग, फिर हमारे पास अगेन ट्रांसवर्स, फिर हमारे पास ऊपर 4th पार्ट में चला जाता है। जो फर्स्ट पार्ट है जो कि L1 के ऊपर है, याद रखना कि इसके ऊपर एक एमसीक्यूज आया था कि फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट 1 to 2 सेंटीमीटर या 1 to 2 इंच था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो हमारे पास सर वो ऐसा था ना कि जो पहला सेंटीमीटर है ना उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, उसके बाद तक जो पहला पार्ट है ना, क्योंकि 4 पार्ट है ना, तो जो सबसे पहला पार्ट को कौन सी सप्लाई करती है? जो फर्स्ट 2 सेंटीमीटर है ना उसको राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, और जो मतलब फर्स्ट पार्ट को है ना उसको नहीं है ना गैस्ट्रो ड्यूटेनल आर्टरी। आपने, आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही थी, आपने मुझे सॉरी थोड़ा सा दोबारा बता सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट को कि जो 2 हाफ्स में डिवाइड है ड्यूटेनम, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, या 2 सेंटीमीटर करके उन्होंने कुछ बोला। तो जो 2 सेंटीमीटर तक है वो जो है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है, और उसके बाद जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, शायद बोला मेरे पास जो लिखा हुआ है वो मैंने यही लिखा था कि अपर हाफ जो है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल एंड लोअर हाफ जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, आगे जाके इंफीरियर पैनक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी देती है। अच्छा जी, इस तरह से है कि जो अपर 1 to 2 सेंटीमीटर है या इंचेस है जितने भी है, उसको गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई करती है, लेकिन थ्रू द सुप्राड्यूडेनल ब्रांच। अगर आप लोगों को सुप्राड्यूडेनल आर्टरी, ये हमारे पास एक आर्टरी है, ठीक। और दूसरी चीज कि हमारे पास यहाँ से जितना भी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा, इसको 2 आर्टरी सप्लाई करती है। एक गैस्ट्रोड्यूडेनल, लेकिन गैस्ट्रोड्यूडेनल का एक ब्रांच है, जो अभी मैंने गैस्ट्रोड्यूडेनल ड्रॉ किया था कि हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडेनल है, और एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी दे रहे हैं, और एक हमारे पास सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी दे रही है। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट अप टू द मिडल, किस एरिया के ऊपर? जहाँ पे हमारे पास पेपिला है, कौन सा वाला, एम्पुला ऑफ वेटर, जहाँ पे आप आ जाए ग्रेटर ड्यूटेनल या मेजर ड्यूटेनल पेपिला, वहां तक हमारे पास वो वाली आर्टरी सप्लाई करती है सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल, और वो ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल का, और वो ब्रांच है हमारे पास हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक का, और वो हमारे पास सीलियक ट्रंक का ब्रांच। यहाँ तक क्लियर है? फिर नीचे हमारे पास जो स्ट्रक्चर, अच्छा ये जो मिडिल लाइन है, मिडिल स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो एमसीक्यूज है वो ये है कि यहाँ पे क्योंकि पैंक्रियास जो सी शेप स्ट्रक्चर है, ये हेड कर रहा है किस चीज को? पैंक्रियाटिक हेड को, ठीक है। और ये जो पैंक्रियाटिक हेड है, यहाँ पे कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में मिल जाते हैं। कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट आपस में मिल जाते हैं, और वो एम्पुला ऑफ वेटर के ऊपर ड्रेनेज करते हैं। लेकिन इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन मिडल ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम, और यानी कि हाफ वे के ऊपर वो कर रहे हैं, मिडिल पे। और मीडियल साइड, ये देखो ना, ये हमारे पास लेटरल साइड और ये मीडियल साइड है। सो मीडियल साइड एक, और जो
जो हमारे पास ये सारा ट्यूब है इसकी मिडल में करते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं, पर मीडियल साइड से आते हैं। तो ये दो एमसीक्यूज है। जो थर्ड पार्ट है ये वापस आ रहा है टुवर्ड्स द क्या कहते हैं वर्टिकल कॉलम। ये वर्टिकल कॉलम के ऊपर पाया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी इंटीरियर रिलेशन में हमारे पास सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स है। इंटीरियर रिलेशन में हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक, एपिगेस्ट्रिक नहीं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स है, ठीक, ये वाली। और जो फोर्थ पार्ट है वो कंटिन्यूएशन टू द ज्यूजिनम है, लेकिन जो ड्यूडेनो ज्यूजिनल फ्लेक्सर है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लिगामेंट है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट ऑफ ट्राइएस, कुछ ऐसा TRIEZ समथिंग इस तरह है। लिगामेंट ऑफ ट्राइएस का नाम याद रख लेना, और लिगामेंट ऑफ ट्राइएस का अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूं कि मेरे पास ये यहाँ पे क्या कहते हैं क्या इसको कहते हैं डायफ्राम है, मैं इस तरह ड्रॉ कर लूं, और डायफ्राम में जो पिछले हमने क्लासेस ली हमने कहा था कि एक राइट क्रस्ट होता है क्योंकि हमारे पास इस तरह स्ट्रक्चर बनाता है, सॉरी, और वो जिसके अंदर एसोफेगस निकल आता है। सो ये लिगामेंट ऑफ ट्राइएस उसको जाके मिलता है जस्ट टू होल्ड द ड्यूडिनम और ज्यूजिनम इन प्लेस, ये वाला लिगामेंट ट्राइएस है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाती है, अच्छा इसके अंदर एक और एमसीक्यूज, अभी मैंने पेरिटोनियम नहीं किया, सेक वगैरह नहीं किया, लेकिन इतना याद रखना कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इज इंट्रापेरिटोनियल, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम इज इंट्रापेरिटोनियल, बाकी हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल है, ठीक। और वो किस तरह से इंट्रापेरिटोनियल है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास इधर लेसर सेक के साथ ऐसे मिला हुआ है, गैस्ट्रोड्यूडिनल लिगामेंट हम उसको कह रहे हैं। इन्फीरियर पार्ट हमारे पास ग्रेटर सेक या मेसोकोलोन उसके साथ मिला हुआ है, खैर वो बाद में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को पता हो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लेसर सेक कहते हैं, और लेसर सेक हमारे पास उधर से क्या कहते हैं इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर से लेकर स्टमक की लेसर कर्वेचर और ड्यूडिनम के साथ मिलता है। सो जो स्टमक के साथ मिलता है वो हेपेटोगैस्ट्रिक, और जो ड्यूडिनम के साथ मिलता है वो हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट है हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है क्योंकि यहाँ पे एपिप्लॉइक फोरामेन है, यहाँ पे हमारे पास वो ग्रेट वेसल्स पार्ट्स होते हैं। सो ये हम करेंगे जो ये हमारे पास टॉपिक सामने आएगा। अच्छा जी, नर्व सप्लाई अगेन सेम इज स्टमक की। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो बाकी स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, ज्यूजिनम एंड इलियम, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जब आप लोग मेरा टॉपिक जो है वो रेक्टम तक है। सो आप लोग जब कहे, क्योंकि मेरे पास ये पिक्चर सही से नहीं बन रहे हैं ना। अच्छा जी, फॉर द ये आर्टेरियल वेनस सप्लाई है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के हमारे पास ये ज्यूजिनम है और ये हमारे पास इलियम है। ये ऐसा क्यों पड़ा है? ये ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि इसका एक मेजेंट्री है। ये मेजेंट्री के अंदर इस तरह से लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्यूब है, ये ट्यूब है, हमारे पास मेजेंट्री है, मेजेंट्री के भी दो लेयर्स है, अटैचमेंट है। और मेजेंट्री के मैं बताता हूँ कि ये इसका जो पोस्टीरियर, सपोज यहाँ से जो निकल रहा है इसका पोस्टीरियर लेयर है, ठीक, ये पोस्टीरियर लेयर है, और यहाँ से जो निकल रहा है वो इसका इंटीरियर लेयर है, ठीक। सो दोनों को इसने पकड़ लिया हुआ है। जो ये वाला बॉर्डर है ये मेसेंट्रिक बॉर्डर है, और ये फ्री बॉर्डर है इसको हम कहते हैं एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर। इस एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर के ऊपर एक एमसीक्यूज है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले काम करना चाहिए। अच्छा जी, एक चीज के हमारे पास ये इस पोजीशन में क्यों पड़ी है, क्योंकि रूट की अलाइनमेंट, अब ये जो मेसेंट्री है, ये वाला स्ट्रक्चर जो पड़े ये मेसेंट्री है, ये मेसेंट्री हमारे पास लेफ्ट साइड स्प्लीन के पास साइड L1 से लेकर L1 नंबर वर्टिब्रा वहां से लेकर और सैक्रोइलियक जॉइंट तक, और वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे ज्यूजिनम है। इस वाले ज्यूजिनम हमारे पास इस पोर्शन में आ रहे हैं, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, और जो इंफीरियर सरफेस के ऊपर है वो हमारे पास इलियम है। इस वजह हमारे पास राइट इलियक फोसा में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ चुके हैं। सो पोजीशन अगर है तो पोजीशन हमारे पास प्लेसेंटा की वजह से, सॉरी मेसेंट्री की वजह से ये स्ट्रक्चर है। सो मेसेंट्री की अटैचमेंट की वजह से। अच्छा, दूसरी चीज कि आप लोगों ने इसके अंदर एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जी
या लेंथ वाइज आप लोग खुद देख लें, लेकिन ये जो जुजिनम है ये मोटा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पेल, डार्कर, आर्केड्स, ऑस्ट्राई और सर्कमवेलर कोई पेपिलाई समथिंग, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। इसके अंदर वो एक टेबल आता है कि इलियम एंड जुजिनम का। स्केंटी, मेजेंट्री और बल्कि माउंट में जो जुजिनम है, चूंकि ये मोटा है, मोटा मतलब कि अगर आप जुजिनम और इलियम को पकड़े तो इलियम पतला होता है, जुजिनम मोटा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्कमविलेट पेपिलाई, सॉरी सर्कमविलेट नहीं, वो क्या नाम है इसका, प्लाई का सर्कुलर समथिंग वर्ड था, वल्वुलर प्लाई का सर्कुलर, यस, इस तरह का वर्ड था। ये मैं हिस्टोलॉजी बता रहा हूँ, हिस्टोलॉजी का मैं कह रहा हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन कर लूं तो ये मेरे पास इसका लेयर है। जो इलियम है उसका लेयर शायद वॉल मेरे पास इतना हो, जुजिनम का मेरे पास मोटा होता है। दूसरा, इसके ऊपर ऐसे रिंग शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम प्लाई का सर्कुलरस कहते हैं, और ये लंबे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मतलब मोटे भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। ये हमारे पास छोटे भी होते हैं और स्मॉल साइज में भी होते हैं, और हमारे पास लेंथ वाइज भी हमारे पास छोटे होते हैं। दूसरी चीज कि इसके ऊपर हमारे पास कुछ माइक्रोवेलाई होते हैं ना, माइक्रोवेलाई अब्जॉर्प्शन के लिए है। सो यहाँ पे माइक्रोवेलाई ह्यूज अमाउंट में है, यहाँ माइक्रोवेलाई स्केंटी में है, कम है। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हमारे पास जुजिनम में होती है। सो अगर आप इसको पकड़ेंगे तो ये हमारे पास थिक होते हैं, हैवी होते हैं, और इलियम हमारे पास लाइट होता है और थिन होता है। फिर हमारे पास डीपर रेड, यहाँ अगर आप देखें, अगर वास्कुलरिटी को देखें तो ये हमारे पास हाईली वास्कुलराइज्ड है, लेकिन दूसरी साइड पे देखें तो हमारे पास चूंकि अब्जॉर्प्शन कम होती है तो हमारे पास वास्कुलराइजेशन होती है, लेकिन बनिस्बत इसकी कम होती है। तीसरी चीज कि अगर मुझे यहाँ पे एक आर्टीरियर पिक्चर्स मिल जाए तो, आई एम सो सॉरी, पता नहीं ये मेरे क्यों पिक्चर्स नहीं उठा रहे हैं। ये है जी, अच्छा जी। अगर यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास इंफीरियर सॉरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, और दीज आर द स्मॉल इंटेस्टाइनल ब्रांचेस, दीज आर द ब्रांचेस ऑल। ये आपस में एक दूसरे को हाथ दे के मिल रहे हैं आपस में। जो यहाँ पे जो हाथ इन्होंने पकड़े हुए हैं, तो ये मेरे पास क्या चीजें हैं, ये मेरे पास आर्केड्स है। और याद रखना, आर्केड्स हमारे पास जुजिनम में कम होते हैं। आर्केड्स हमारे पास जुजिनम में हमारे पास कम होते हैं, इलियम में ज्यादा होते हैं। यहाँ देखिए कितने कितने हैं, और यहाँ हमारे पास, ये आप लोगों का टेबल है उसके अंदर डबल है मेरे ख्याल से। फिर ये जो वेसल्स है, ये जो वेसल्स है, इसको क्या नाम देते हैं, वेसा रेक्टा, इसको कहते हैं वेसा रेक्टा। सो हमारे पास जो जुजिनम है वहां पे हमारे पास फ्यू लॉन्ग वेसा रेक्टा होते हैं, लेकिन इलियम में हमारे पास ज्यादा होते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चौथी डिफरेंस वो ये है कि हमारे पास जो जुजिनम है वहां पे लेम्फ नोड्स, स्कैटर्ड लेम्फ नोड्स होते हैं, स्कैटर्ड लेम्फ नोड्स, एक लेम्फ नोड इधर हो गया, एक इधर, इस तरह से। इलियम में हमारे पास जो मैंने बात की ना, एंटी मेसेंट्रिक के ऊपर हमारे पास एक पेयर पैचेस होते हैं, ठीक है, एग्रीगेशन ऑफ लेम्फ नोड होते हैं। सो एंटी मेसेंट्रिक के ऊपर हमारे पास पेयर पैचेस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज रह गई इसके अंदर डिफरेंस में, मेसेंट्री है ना, ये जो आर्टरीज के बीच में जो मेसेंट्री, इसको आप लोग अपनी जबान में क्या बोलते हैं इस मेसेंट्री को? ये बड़ा त्रस्कुन होता है जब आप किसी दुम्बे का, किसी भी जानवर का कहें। यार इसके अंदर हम वो लीवर के वो तिक्के बनाते हैं, इसको पता नहीं आप लोगों में से कोई पठान है या नहीं, इसको पटा तिक्का हम कहते हैं। लरे नहीं, वो कोई लरे कोई और चीज है वो, इसको मेसेंट्री कहते हैं।
मेसेंट्री में वो एक फैट का एक चादर टाइप होता है फैट का, और उसको ना हम थोड़ा सा खुश करते हैं, फिर उसके अंदर लेबर को डाल के और उसके वो ग्रिल करते हैं, उसको फैट ही है। ये नहीं पता मुझे छपली कबाब का, लेकिन वो लीवर का है। अच्छा जी, हमारे पास जो फैट है वो जुजिनम के एरिया में कम है, जो इलियम का एरिया है वहां पे फैट हमारे पास ज्यादा है। यहाँ पे स्कैंटी है, कम है, यहाँ पे हमारे पास ज्यादा मिकदार में होता है। अगेन कि यहाँ पे जितनी भी आर्टरी सप्लाई हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्रिक से आती है, सो वेन हमारे पास कहाँ जाएगी? सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाएगी, जो कि पोर्टल वेन का फिर हिस्सा बनेगी। लिम्फेटिक ड्रेनेज सुपीरियर मेसेंट्रिक में जा रही है, ठीक है। और नर्व सप्लाई हमारे पास सिंपैथेटिक सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सिस से आती है, और वेगस नर्व आता है हमारे पास। अच्छा जी, अब इसी उसके ऊपर बात करते हैं, इसी डायग्राम के ऊपर ही बात करते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इलियम खत्म होता है और हमारे पास कॉलॉन स्टार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन जिस पोर्शन पे स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे एक जंक्शन जिसको हम इलियोसिकल वॉल कहते हैं। अब वो इलियोसिकल वॉल देखें कि किस पोर्शन के बीच में है। ये मेरे पास असेंडिंग कॉलॉन है जो कि 5 इंचेस है, ठीक है, इसकी लेंथ है। असेंडिंग कॉलॉन यहाँ पे खत्म होता है, यहाँ से सीकम स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये हमारे पास नीचे सीकम और ऊपर असेंडिंग कॉलॉन का जो जंक्शन है उसके ऊपर इलियोसिकल वॉल हमारे पास वो होता है, क्या कहते हैं, वहां पे बनता है। इलियोसिकल वॉल की फिजियोलॉजी ये है, याद रखना कि ये इस पे वो हो सकता है, रेट्रोग्रेड रिफ्लेक्स हो सकता है। हम कहते हैं ना कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। इसमें जो वॉल्स है, म्यूकोसल वॉल्स है, उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन जो रेट्रोग्रेड क्या कहते हैं रिफ्लेक्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो रोकता कौन है? हो सकता है लेकिन नहीं होता। लेकिन रोकता कौन है? यहाँ स्मूथ मसल्स है। और स्मूथ मसल्स कौन एक्टिवेट करता है? डायलेशन ऑफ द सीकम। जब सीकम में प्रेशर ज्यादा होता है, इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेशर ज्यादा होता है, डायलेशन होती है, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि यहाँ जो स्मूथ मसल इलियोसिकल वॉल के ऊपर है वो टाइट हो जाते हैं और वो हमारे पास रेट्रोग्रेड रिफ्लेक्स को नहीं छोड़ता। अच्छा जी, ये मेरे पास एक पूरा एक कर्व है। अब ये कर्व है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जिसने बहुत से स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्रांचेस दिए, लेकिन एंड पे आके ना ये एंड पे एक कर्व लेते हैं और ये लेफ्ट साइड पे था सारा। अब राइट साइड पे हमारी बात आ गई। राइट साइड पे हमारे पास ये वाली जो आर्टरी है ना, ये वाली, इसको कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये इलियोकोलिक आर्टरी आती है और सीकम के पास आती है और डिवाइड हो जाती है, एक इंटीरियर ब्रांच एक पोस्टीरियर ब्रांच, ठीक। सो इंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांच दे रही है। यहां से ये वाली आर्टरी, सॉरी, यहां से जितने भी जो क्या कहते हैं वेन है, सेम इसी वेन से जाके वापस जाएंगे सुपीरियर मेसेंट्रिक में और उसमें चले जाएंगे क्या कहते हैं पोर्टल वेन में। ये बताने की क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ एक क्वेश्चन है कि जी, दो क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। एक ये क्वेश्चन है कि जी सीकम को सप्लाई कौन कर रहा है? सो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, लेकिन वहां पे इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरी नहीं है। वहां पे जो ऑप्शन है वो है इलियोकोलिक आर्टरी है, ठीक, राइट, इलियोकोलिक आर्टरी नंबर 1। नंबर 2, सीकम के नीचे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम है अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि पोस्टीरियो मीडियल, ये वर्ड ज़हन में बिठा दे, पोस्टीरियो मीडियल 1 इंच डिस्टल टू द इलियोसिकल जंक्शन है, ठीक। अब ये भी हमारे पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये सीकम की पोस्टीरियर मीडियल से निकला हुआ है। प्लीज इसकी जो ओरिएंटेशन है अपेंडिसाइटिस की रेट्रोसीकल और पेराइलियल और पेल्विक, वो अगर किसी के पास वो पिक्चर मिल गया मेरे साथ भी शेयर कर लें। सो वो उस तरफ नहीं जाऊंगा क्लिनिकल की तरफ। लेकिन इसमें जो रेट्रोसीकल है मेरे के प्रीइलियल है जो कि 60-65% है, वो जरा मैं देख के फिर आप लोगों को बताऊंगा, या प्लीज आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं आप लोगों से ज्यादा सीनियर नहीं हूँ, मैं शायद आप लोगों से, मैं टीचिंग करता हूँ, मेरी जॉब मुझे टीचिंग मिली है। और दूसरा ये कि हो सकता है शायद अगर आप लोग फ्रेश ग्रेजुएट होंगे तो आप लोगों से या 15 महीने 16, 17, 15 इस तरह से सीनियर ही होगा।
तो अब मुझे बहुत बड़ी चीज ना समझे कि आप लोग कहे कि जी ये पीएचडी करके आए हुए हैं। सही कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अरुण भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन। अच्छा ये बता रहे जो एपेंडिकुलर आर्टरी है ना वो किसकी ब्रांच है? हाँ वो बताने जा रहा हूँ, वो बताने जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब सीकम का हिस्सा हो गया। अब सीकम से हमारे पास अपेंडिक्स आ गया। अगर आप लोग यहाँ देखें ना कि जी ये मेरे पास अपेंडिक्स के साथ एक फैट लगा हुआ है, ये फैट इसने स्मॉल इंटेस्टाइन से चुराया हुआ है और इस फैट का नाम कुछ है, मीसोसल्फेंक्स नाम इसको देते हैं या क्या नाम देते हैं इसको? जी सर, मीसोसल्फेंक्स नहीं, मीसो अपेंडिक्स नाम देते हैं इसको। ये जो फैट है ये हमारे पास मीसो अपेंडिक्स है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, वो कहते हैं कि जी क्या कहते हैं इसको, लिम्फेटिक ड्रेनेज कहाँ पे होती है? सो मीजो अपेंडिक्स में होती है और मीजो अपेंडिक्स से फिर हमारे पास आगे पास होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक में। अच्छा, दूसरा जो इसकी आर्टरी है, इसकी आर्टरी हमारे पास दो आर्टरीज आ गई, इलियोकोलिक राइट इलियोकोलिक से, और वो इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। लेकिन इसकी जो आर्टरी जो सप्लाई करती है वो पोस्टीरियर सप्लाई कर रही है, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी इसको सप्लाई करती है। इसका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आया था कि जी अपेंडिकुलर आर्टरी कौन सी, किसकी ब्रांच है? सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच है, ये भी थी। इलियोकोलिक की ब्रांच है, ये भी थी। ठीक है, सो आप लोग इस चीज को ज्यादा मतलब कि वो ये एक ट्री है ना, यहाँ से लेकर सारी ट्री बन रही है, तो किसी भी लेवल पे वो क्वेश्चन पूछे। लेकिन पोस्टीरियर कोलिक या पोस्टीरियर सीकल आर्टरी इसको सप्लाई करते हैं। यहाँ तक जितना पढ़ा है, यहाँ तक वेगस नर्व है, सिंपैथेटिक जो है अब सुपीरियर मेसेंटेरिक से आ रही है। और हाँ, एक चीज याद रख लेना कि ये जो इसका एक क्वेश्चन है कि जी अपेंडिसाइटिस में जो पेन जाता है, जो जमा होता है, जो वर्क पेन होता है, जो एपिगेस्ट्रियम एम्बिलिकल में पेन हो जाता है, बन जाता है, वो हमारे पास T10 के सेगमेंट से जाता है। T10 ये याद रखें, ठीक। अच्छा जी, स्टार्ट करने से पहले उसको स्टार्ट क्या कहते हैं, उसको लार्ज इंटेस्टाइन को स्टार्ट करने से पहले इसके एक्सटर्नल फीचर्स देखते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास तीन चीजें हैं। और वो एक्सटर्नल फीचर्स में तीन चीजें ये है कि इसकी शक्ल कैसी है। देखो हमारे पास एक, ये हमारे पास क्या मैं इसको कह दूं, अप्स एंड डाउन्स एंड ग्रूव्स एंड पाउचेस, ये हमें अपीयरेंस दे रहे हैं हॉस्ट्रा की, हॉस्ट्रा लाइक अपीयरेंस है नंबर एक। दूसरी चीज कि इस पिक्चर में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो जहाँ पे डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन के ऊपर हमारे पास फैट है, एपिप्लॉइक अपेंडिजेस उसको कहते हैं, तो ऐसे फैट्स अटैच होते हैं। और तीसरी चीज जो इसका लॉन्गिट्यूडल मसल है ना, इसका लॉन्गिट्यूडल मसल वो हमारे पास क्या हो जाता है कि बैंड शेप बन जाता है, और तीन बैंड, इसको हम टीनिया कोलाई कहते हैं, टीनिया कोलाई। सो इन तीनों में से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन का पिक्चर वो है, हॉस्ट्रा तो आ चुका है, हॉस्ट्रा, और अपेंडिजेस भी, एपिप्लॉइक अपेंडिजेस भी आ सकते हैं, और टीनिया कोलाई भी आ सकते हैं। लेकिन टीनिया कोलाई के बारे में एक क्वेश्चन है, वो ये है कि ये अगर आपने अपेंडिक्स को फाइंड आउट करना है, अपेंडिक्स को आपने फाइंड आउट करना है, तो आपने टीनिया कोलाई को पकड़ना है और उसके साथ जाना है, तो आप बेस ऑफ द अपेंडिक्स तक पहुंच सकते हैं, ठीक। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास ये 5 इंचेस है इन लेंथ, और फिर हमारे पास ये जाके ऊपर लोअर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ द लीवर पे पहुंच के, यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे पहुंच के हमारे पास ट्रांसवर्स में तब्दील हो जाता है, और हम इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक या गैस्ट्रोहेपेटिक फ्रैक्चर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रोहेपेटिक फ्रैक्चर हम इसको, या राइट हेपेटिक फ्रैक्चर हम इसको इस तरह के नाम से बुलाते हैं। क्या कहते हैं इसको? एपेंडिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर सीकल आर्टरी, ओके, ब्रांच है बाकी। अच्छा, हेपेटिक फ्रैक्चर, थैंक यू सर।
मुझे नहीं पता सर हो मैडम हो, लेकिन थैंक यू। अच्छा, सो यहाँ पे ये चीज यहाँ आ जाती है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये अभी मैंने रेट्रोग्रेड और इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर मैंने नहीं किए, वो पेरिटोनियम के साथ करूंगा। लेकिन ये जो असेंडिंग कॉलम और डिसेंडिंग कॉलम, दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर रेट्रोग्रेड। और किस तरह से रेट्रोग्रेड है कि इंटीरियर में भी इसको कवर कर रहा है, लेटरल से भी कवर कर रहा है, मीडियल से भी कवर कर रहा है, लेकिन पोस्टीरियर इसको सिर्फ उसी एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच किया हुआ है। बाकी ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो रेट्रोग्रेड है, मतलब रेट्रोपेरिटोनियल, सर रेट्रोग्रेड नहीं, रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। ठीक, 12 बज गए ना, 12 बज जाते हैं ना, फिर वो मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देती फिर। अच्छा, थोड़ा सा रह गया। अब ट्रांसवर्स कॉलन है, ये इंट्रापेरिटोनियल है। ठीक, ट्रांसवर्स कॉलन से जाते हुए हम आगे जाते हैं, जब हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मैं गलती की मैंने, यहाँ जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास राइट कॉलिक और हमारे पास सॉरी इलियोकॉलिक और राइट कॉलिक, याद रख लेना कि राइट इलियोकॉलिक और राइट कॉलिक आर द ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दैट आर सप्लाइंग द अपेंडिक्स एंड सीकम एंड द असेंडिंग कॉलम। ट्रांसवर्स कॉलम से लेकर यहाँ तक